अच्छा, आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यार बस शुगर हो गई है। अब ये नहीं पता कि टाइप 1 है, टाइप बस क्या जी शुगर है। तो शुगर को जो है मिसअंडरस्टैंड किया इस वर्ड को। और दोनों बीमारियां जो है ना, टाइप 1 और टाइप 2 डिफरेंट है। जैसे अब बुखार हो जाए तो लोग कहते हैं बस बुखार हो गया, लेकिन डॉक्टर ये जानता है कि बुखार मलेरिया बुखार है, डेंगू बुखार है, या किसी और इन्फेक्शन की वजह से हुआ है ना। बुखार तो बुखार है। इसी तरह शुगर भी बुखार की तरह एक बीमारी है, लेकिन इसके अंदर सब टाइप्स हैं, किस टाइप की है, टाइप 1 है, टाइप 2। क्योंकि जब तक ये डायग्नोज नहीं होगा तो ट्रीटमेंट सही नहीं होगी। क्योंकि टाइप 1 की मैनेजमेंट डिफरेंट है, उसको इंसुलिन दी जाती है उस पेशेंट को। टाइप 2 की जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। और उसमें टैबलेट्स के साथ साथ लाइफस्टाइल है, डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है। ये चीज़ें, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी टाइप 1 के साथ भी हैं, लेकिन मेजर रोल इंसुलिन का है। अच्छा। यहाँ पर जो है वो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है टाइप 2 में, डाइट का भी, फिजिकल एक्टिविटी का भी, और टैबलेट्स का भी, मेडिसिन का भी प्रॉपर डोज में। अच्छा, तो खतरनाक कौन सी होती है? देखिए दोनों डर जाता है कि यार ऐसी डायबिटीज हो। हाँ, अगर खतरनाक मतलब अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही तो दोनों खतरनाक है। टाइप 1 की अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही, वो कंट्रोल नहीं हो रही, यंग बच्चों में, यंग लोगों में होती है, तो वो फ़ौरन जो है एक आईसीयू में पहुंच जाते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ, जो हाई शुगर की वजह से। तो एक ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से बॉडी में कीटोन्स बन जाती हैं। अगर मैं आम लफ्ज़ों में समझाने की खातिर बताऊं तो समझें जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है। अच्छा, और ये जैसे पैदा होता है बच्चा, जैसे टाइप 1 की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें वो पैदा होते ही हो जाती है या फिर फौरन ही? नहीं, देखिए इन्फेंटाइल वाली जो डायबिटीज़ है वो महीने के अंदर भी हो जाती है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, लेकिन यंग बच्चों में पैदाइश के बाद होती है। और मुख्तलिफ एज की हैं। मेरे पास जो अब तक मतलब जो बच्चे आते हैं उनमें सबसे जो छोटा बच्चा है जो अब मैं ट्रीट कर रहा हूँ, जो करंटली अंडर ट्रीटमेंट है मेरे, वो 2 मंथ्स का है। 2 महीने का है। माँ उसको इंसुलिन लगाती है। फिर उसको पता कैसे चला होगा माँ को कि बच्चे को ये जो है ना डायबिटीज हो गई? 2 महीने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कोई साइंस ऐसे जो पता मतलब यूरिन आ रहा था, बार बार पैम्पर्स चेंज कर रही थी। तो यूरिन तो मोस्टली बच्चे को ऐसे भी आ सकता है ना, ज़्यादा अगर सौंफ वाला पानी पिला दे कोई घर में, कोई पुदीने का पानी पिला दो, बच्चे को हाजमे के लिए पिला देते हैं, इलायची उबाल के पिला देते हैं, तो इस तरह से क्या उससे भी? नहीं, पानी के साथ या पानी ज़्यादा पीने से बच्चे को या पिलाने से सौंफ वाला पानी इतना ज़्यादा यूरिनेशन नहीं होती जितनी जब आप हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर लेवल बढ़ता है, तो वो ज़्यादा जो है ना वो यूरिनेशन होती है, फ्रिक्वेंसी यूरिन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है साथ उसके। अच्छा, मगर जैसे 2-3 माह का बच्चा होता है वो तो सिर्फ दूध पे गुजारा कर रहा होता है, आपको पता है, तो दूध के अंदर क्या शुगर होती है? दूध के अंदर, माँ के दूध के अंदर शुगर होती है, और आम जो डब्बे के दूध हैं उनमें भी शुगर होती है। प्लस आप अगर काऊ का या गाय का, भैंस का दूध देते हैं तो उसमें फिर चीनी मिलाई जाती है बच्चों को देने के लिए। अच्छा, मगर वैसे मुश्किल है 2 महीने के बच्चे का पता करना। बहुत मुश्किल है 2 महीने के बच्चे की डायबिटीज़ को मैनेज करना, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता उसके साथ क्या हो रहा है। आपको प्रॉपरली कंटिन्यूसली ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है उसकी। तब आप वो किस तरीके से करते हैं, मतलब आप कैसे होती है? माँ करती हैं, वालिदैन करते हैं। क्या बहुत सारे बच्चे, किस तरीके की ट्रीटमेंट, कोई चीज़ होती है, इंसुलिन लगाई जाती है, इंसुलिन लगाई जाती है। और ज़्यादातर हम बच्चों को जो अफोर्ड कर सकते हैं हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगा देते हैं बॉडी पे, जो कि आपको मोबाइल पे भी रीडिंग्स बताता रहता है माँ को, और उसके साथ एक ख़ास किस्म की डिवाइस होती है, उस पर कंटिन्यूसली ग्राफ आ रहा होता है कब शुगर लेवल कितना है, तो उसके साथ इंसुलिन की डोज को एडजस्ट किया जाता है। और ये डिवाइस जो है ये महंगी होती है या कोई हर कोई अफोर्ड कर सकता है? नहीं, ये महंगी होती है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। हर कोई ग्लूकोमीटर को अफोर्ड कर लेता है, जो आप पिन प्रिक के साथ ग्लूकोमीटर में जो है चेक करते हैं, ग्लूकोज को मॉनिटर करते हैं, वो हर कोई अफोर्ड कर लेता है, वो सस्ती डिवाइस है। लेकिन ये जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर सिस्टम है ये थोड़ा सा महंगा है। अच्छा, अब टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ आते हैं। अगर अब किसी को हो गई है तो उसकी जो अर्ली अलामात होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि गर्दन जो है ना उसके पीछे यहाँ पे काले निशान बनना शुरू हो जाते हैं, आपके बेली जो है उसके साइड पे जो है ना फैट्स जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप समझिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। जी। तो क्या ये साइंस सही है? इसी वजह से ये पता चलाया जा सकता है मुँह खुश्क रहना शुरू हो जाए, ये कुछ साइंस? देखिए, ये बिल्कुल ये साइंस है। जैसे गर्दन काली हो गई है, इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एकैंथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं।
अच्छा। ये जो कैंथोसिस है नेक पे आता है, आर्म पिट्स पे आता है, थाइस की क्रीज पे आ जाता है, ये डार्क कलर के ग्रे स्पॉट्स होते हैं जो आ जाते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होते हैं। और जो आपने बताया कि जी बेली फैट आ गया है, पेट निकल आया है, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा साइन है। विसरल फैट जिसे कहते हैं, ये भी जो है बॉडी में डायबिटीज़ को मतलब पैदा करने में या डायबिटीज़ लाने में बॉडी में बड़ा इसका बहुत बड़ा रोल है। और जो बेसिक पैथोलॉजी होती है टाइप 2 का आपने जिक्र किया, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। और उसकी वजह क्या है? इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारी जो हमारा फूड है, और जेनेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करती है। अच्छा। यानी मौरूसियत भी इसमें एक रोल पड़ती है। तो जीन्स प्लस लाइफस्टाइल प्लस स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है वो फिर तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन है, लाइफस्टाइल भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी है, दवाइयाँ भी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम यहीं से ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। क्या हर मोटे बंदे को डायबिटीज़ होती है, या फिर पतले बंदे को भी डायबिटीज़ हो सकती है? इस बारे में ज़रा भी पूछते हैं डॉक्टर साहब से। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि डायबिटीज़ सिर्फ मोटे बंदों को होती है। आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार मैं तो मोटा नहीं हूँ, मुझे क्यों डायबिटीज़ हो गई। तो लोगों में ये गलतफहमी है कि सिर्फ मोटे बंदों को डायबिटीज़ होती है। ये बात दुरुस्त है कि जितना वेट ज़्यादा होता है या जो लोग मोटे होते हैं उनको ख़तरा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मोटे बंदे को डायबिटीज़ हो। अच्छा। क्योंकि कई ऐसे मोटे बंदे हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनका लबलबा जो है कंपनसेट करता रहता है काफ़ी अर्से तक। फैट तो बड़ा बॉडी में स्टॉक हुआ होता है। एक बंदा हमें मोटा दिख रहा है जिसके पेट पे बड़ी चर्बी है, जिसके हाथों पे, जिसकी चिन पे, हर बार वो, उसके बावजूद अगर उसको शुगर नहीं है तो फिर ये कोई मतलब नहीं। देखिए, जीन्स भी ज़ाहिर है, मौरूसियत भी एक रोल प्ले करती है। अच्छा। अगर ख़ानदान में या उसके माँ बाप की तरफ से जीन्स नहीं आए, वो नॉन डायबिटिक है, लेकिन इसका वेट बढ़ गया ड्यू टू लाइफस्टाइल, अब इससे उसमें उसको डायबिटीज़ हो सकती है, ख़तरा उसको है। रिस्क आम आदमी की निस्बत जिसका वेट नॉर्मल है, जो मोटा नहीं है, उसकी निस्बत इसको ख़तरा है, इस बात का रिस्क है कि आइंदा चल के उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। और कई ऐसे मोटे बंदे हैं जिनको डायबिटीज़ हो भी जाती है, कई ऐसे हैं जिनको 10-10 साल तक मोटापा चल रहा है, 9 साल तक, 10-10 साल तक, 5-5 साल तक उनको डायबिटीज़ नहीं हो रही, क्योंकि उनका लबलबा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें होती है, माइन्यूट किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन उनका लबलबा ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करके उसको कंपनसेट करता रहता है। अच्छा। तो उनका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन लबलबा कब तक कंपनसेट करेगा? कभी तो उसका स्टोर खाली होगा ना, कभी तो उसके इंसुलिन प्रोडक्शन में कमी आएगी। जैसे ही इंसुलिन प्रोडक्शन में कमी आएगी, रेजिस्टेंस की वजह से, ज़्यादा इंसुलिन बनाने की वजह से उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं मगर उनके टांगे जो है ना ये बहुत पतली होती है, तो कुछ ये भी लोग साइन कहते हैं कि शुगर का साइन है कि टांगे पतली हैं, जिस्म मोटा है, शुगर है। ये है एग्जैक्टली ये चीज़ होती है जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। यानी पूरा जिस्म पतला है, शोल्डर से, चेस्ट से, ये सारी थाइज वगैरह सब कमज़ोर हैं, लेकिन पेट निकला हुआ है। और ये सेंट्रल ओबेसिटी जो है ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसी की वजह से लिवर पे फैट जाता है, जिसको हम फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। आपने सुना होगा। जी 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 ठीक है। तो इस फैटी लिवर डिजीज़ भी सेंट्रल ओबीस, जो सेंट्रली ओबीस बंदे होते हैं उनमें होती है ज़्यादा, और प्लस इस फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अच्छा। और फिर डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा। तो जो पेट से मोटे लोग होते हैं, बाकी टांगें वगैरह सब पतली होती हैं, तो वो भी एट रिस्क होते हैं। अच्छा, अब ये टाइप 1 या टाइप 2 में दोनों में कौन सा जो है ना शुगर का जो है वो प्रॉब्लम होती है? जब किसी को चोट लग जाए, आपने देखा हो कि उससे एक्सीडेंट हो जाए या किसी की कोई सर्जरी हो रही हो, तो वो हील नहीं करता, वो ज़ख्म जो है ना वो वैसे ही लंबा टाइम गुजरता है। कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई रॉड लग जाए किसी की टांग वांग पे, हाथ पे, तो वो ज़ख्म नहीं सूखता, सालों लग जाते हैं। तो ये कौन सी शुगर में ज़्यादा इश्यूज आते हैं, टाइप 1 या टाइप 2 में? दोनों में अगर पुअर मैनेजमेंट हो रही है ना, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2, दोनों में पाँव ख़राब होने का और पाँव पे ज़ख्म जो है वो ठीक ना होने का, हीलिंग प्रोसेस लेट होने का, दोनों में ख़तरा होता है। लेकिन टाइप 1 में क्योंकि वो इंसुलिन पे होते हैं और उनकी डोज को डॉक्टर्स लोग आगे पीछे करके मैनेज करके उनका शुगर फ़ौरन कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनमें पाँव में ज़ख्म ख़राब होने का और गैंग्रीन होने का और पाँव कटने का रेशो कम होता है। जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं, क्योंकि वो बड़ी उम्र के होते हैं और उनमें
जो है ना, जैसे यंग लोग होते हैं जिनको टाइप 1 होती है, उनमें वैसे तो सिवाय डायबिटीज़ की और कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना। उनके गुर्दे भी ठीक काम कर रहे होते हैं, उनका हार्ट भी ठीक काम कर रहा होता है, उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यंग एज की वजह से वो ठीक काम कर रहा होता है, तो लिहाजा ब्लड सप्लाई पाँव में जा रही होती है, इसलिए हीलिंग प्रोसेस क्विक होता है। जबकि टाइप 2 में शुगर भी है और साथ ब्लड प्रेशर भी हो गया, किसी के गुर्दे भी खराब है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी वीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी है। उसमें क्या होता है कि खून की शरीयानें, ख़ासतौर पे जो पाँव में या टांगों में ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो खून की शरीयानें नैरो हो जाती हैं ड्यू टू पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, पीवीडी जिसे कहते हैं। अच्छा। तो उस पीवीडीज़ की वजह से ब्लड बहुत कम जाता है, तो उसकी वजह से भी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अच्छा। बाज़ औक़ात हीलिंग होती ही नहीं ज़ख्म में। तो जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, उनका पाँव में अगर ज़ख्म आ जाए तो वो ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं उनका। उनके पाँव ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक्स की एज की वजह से कई और प्रॉब्लम्स ही उनके साथ होती हैं डायबिटीज़ के अलावा। अच्छा, कुछ एज में जाके कुछ देखा है मैंने, औरतें और मर्द जो है उनके पाँव के नाखून, उनके हाथ के नाखून जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे जैसे नीले काले और ऊदे हो जाते हैं, बिल्कुल अजीब से ना, वो जैसे सूज, और वो हील नहीं कर रहे होते, जैसे नाखूनों में भी जैसे जख्म। जी, देखिए वो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ में। वो शुगर की वजह से फंगल इन्फेक्शंस होती हैं नाखूनों की। हाँ, यस, ठीक है, एग्जैक्टली। उसको कहते हैं ओनिकोमाइकोसिस। ये जो ओनिकोमाइकोसिस होता है ना, ये डायबिटीज़ वाले लोगों में ज़्यादा रेशो पाया जाता है। वैसे आम लोगों में जो नॉन डायबिटिक हैं, उनमें भी आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एक आध बिग टो नेल या किसी फिंगर का ग्रीनिश कलर हो गया। आम नाखूनों की निस्बत एक उंगली के नाखून का कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसका साइज भी कभी मोटा हो जाता है, उसको काटते हुए भी काफ़ी हार्ड वो होता है, नाखून तराशते हुए भी बाकी उंगलियों के नाखून बड़े इजीली कट जाते हैं। वो नाखून जो है अलग तरीके से इनग्रोइंग नेल भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, इनग्रोइंग नेल बेसिकली वो दूसरा प्रॉब्लम होता है। उसमें नेल जो है उसकी पोजीशन, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल से, तो वो आपके अंगूठे के गोश्त के अंदर पेवस्त हो जाता है। वो इनग्रोइंग टो नेल होती है। लेकिन जो ओनिकोमाइकोसिस है, जो नेल की फंगल इन्फेक्शन है, वो डायबिटिक्स में ज़्यादा होती है। अच्छा। और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है। ओके। क्योंकि उसकी ऑलरेडी फंगस वहाँ पे है, ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया आ जाए तो ख़राब होने के चांसेस अंगूठे के या उस नाखून के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है डायबिटिक्स में ज़्यादा होती है, आम लोगों में भी होती है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट ज़रा डिफ़िकल्ट होती है, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। इसके लिए एंटी फंगल दवाइयाँ भी होती हैं जो लोकली भी दी जाती हैं, खाने के लिए भी दी जाती हैं, लेकिन बहुत लंबी ट्रीटमेंट चलती है। इवन के 5-5, 6-6 माह, साल तक दवाई लेनी पड़ती, कहीं जाके फिर नाखून का कलर एक ठीक नॉर्मल पोजीशन में आता है, बाज़ औक़ात में तो आता भी नहीं। तो ये चीज़ होती है जिसको हम ओनिकोमाइकोसिस। देसी डाइट है, इसकी तरफ भी बात कर लेते हैं। क्या इन डाइट की वजह से जो निहारी, नान, पाए, इस तरह के मुर्ग मुसल्लम और स्पेशली जिस तरीके की जो खमीरी रोटियां वगैरह जो मिलती हैं, ये सब खा पी के या वाइट आटा, मैदा वगैरह इस्तेमाल करके, क्या ये इस वजह से भी शुगर होती है, ये देसी डाइट्स की वजह से? देखिए, इसको हम देसी डाइट नहीं कहते, ये गलत टर्म है कि जी निहारी देसी डाइट है या नानों को हम देसी डाइट कहते हैं। नहीं, देसी खाने होते हैं अंडे और दालें, देसी मुर्गी, चने, देसी मुर्गी, ये देसी डाइट है। ठीक है, देसी घी के थोड़े, देसी घी में पका हुआ खाना जो कि इतना ज़्यादा, अब यहाँ पे जो शहरी इलाकों में आप जब किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, कढ़ाई या इस टाइप के सालन और जो है ना वो जो मुर्ग मुसल्लम और इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, वो कितने ज़्यादा हैवी ऑयल में बनती है, हैवी डीप फ्राई किया होता है गोश्त होता है उसमें। और वो देसी घी भी नहीं होता, क्या देसी घी खुशबू डाली होती है, देसी घी भी नहीं होता, वो एसेंस होते हैं, वो एसेंस होते हैं ना। देसी घी भी नहीं होता, कहा जाता है कि देसी घी, जा रहे हैं ना कि देसी घी है, एसेंस डाले होते हैं, खुशबू होती है। हाँ, बेसिकली देसी खाने ये नहीं है। हाँ, देसी खाने ये हैं जैसे हमारे बुजुर्ग बनाया करते थे, जो है वो खालिस गंदम की रोटी के ऊपर खालिस घर का मक्खन रख के या घर का दही जो है उसके साथ रोटी खा लेते थे और एक कप चाय के साथ। आजकल तो ये स्टाइल नहीं है। आजकल तो आप देसी डाइट तो डिफरेंट हो गई है, जो आप बता रहे हैं वो डिफरेंट है। हाँ, वो डिफरेंट है, वो मैं बता रही हूँ वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो बेसिकली देसी नहीं है। हाँ, वो जंक है। तो मैं इसको कह सकती हूँ बाजारू डाइट। हाँ, बाजारी डाइट कह लें। हाँ। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको, ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे लगता है इसकी वजह से जो है ना अपने आप को शुगर करा लेते हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद।